हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल में दिख रहा होगा कि हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स नाम की। ये मेनली सीरीज़ 12th एंड रिपीटर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेनली रिवाइज करेंगे। एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपसे IIT JEE और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू भी करूँगा। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि एटम्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। डाल्टन्स ने क्या बोला था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी एटम से छोटा कुछ नहीं होता। क्लियर है? जबकि ये बात गलत है। एटम भी डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। क्लियर है? और डाल्टन्स ने सेकेंड बात बोली थी कि अगर आपने सेम एलिमेंट ले लिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तीनों में क्या होता है, एटॉमिक वेट में क्या होगा, डिफरेंस होता है। जबकि तीनों एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। 3 एटम आइसोटोप्स में 2 क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। जबकि एक हाइड्रोजन का एटम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। जिससे क्या हुआ, डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि ये मैं एक बार बता देता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे क्या है, एटम्स हैं। और एटम्स क्या होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। तो मैक्सिमम एटम अनस्टेबल होते हैं, बट कुछ एटम स्टेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन। ठीक है? तो एटम्स अनस्टेबल होते हैं। तो कब स्टेबल होते हैं, जब वो बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बनाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको, हाइड्रोजन का कभी एटम नहीं मिलेगा। वैसे ऑक्सीजन क्या मिलेगी, गैस मिलेगी, ऑक्सीजन का एटम नहीं मिलेगा। N2 फॉस्फोरस P4 फॉर्म में और सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए आयंस क्या होते हैं। अगर किसी भी एटम्स के ऊपर चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जैसे Na+ हो गया, Ca+2 हो गया और Mg+2 हो गया। क्लियर है? O- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया। तो किसी भी एटम पे अगर चार्ज कर दोगे तो आयंस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स क्या हो जाएगा, कैटायंस हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज मीन्स क्या हो जाएगा, एनायंस होगा। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो डाल्टन्स की थ्योरी थी कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है। जबकि एटम से छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। आधी बात समझ में? यानी जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली बात किया किसने था, अगर मैं पूछूं आपसे, तो इसको किया था J.J. थॉमसन ने किया था। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पे चार्ज कितने का होता है, अगर मैं पूछूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। इसको किसने कैलकुलेट किया था, अगर मैं बात करूं तो इसको मिलिकन ने कैलकुलेट किया था। कैसे? बाई ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आ रही बात समझ में? तो देखो इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अगर मैं पूछूं आपसे, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आपको देखो यहाँ पे बस 3-4 बातें याद रखनी है। अब मैं पूछूं देखो यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो E/m का रेशियो निकालते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितनी होती है अगर पूछी जाए तो मैं अभी देखो वो भी बता देता हूँ। तो ये वैल्यू इक्वल टू होता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। क्लियर है? बट ये वाली वैल्यू आपको याद नहीं रखनी। बस आपको क्या याद रखना है कि E/m का रेशियो यहाँ पे क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 × 10⁻31 kg। क्या बच्चों बात आ रही समझ में आप लोगों को?
तो आपको देखो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो एटम्स देखो डिवाइड हो गया नेगेटिव पार्ट में। तो थॉमसन ने गेस किया कि अगर एटम्स ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, और उन्होंने निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, बट वो पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। क्लियर है। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज की बात थॉमसन कर रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? एटम्स के सेंटर में है। क्लियर है। और एटम के सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। बट अभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा। पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। तो इंटरनेट पे देखोगे तो लिखा होगा कि रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी की, जबकि आप एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। तो इन्होंने बस पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन बताई थी कि कहां होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि डिस्कवरी किसने की पॉजिटिव चार्ज की? तो मैं लिख देता हूं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्कवरी प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर है। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? उस एक्सपेरिमेंट का नाम था एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्या बच्चों बात आ रही समझ में आप लोगों को? और इस एक्सपेरिमेंट में आपको देखो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी, मैं बता दे रहा हूं। पहली बात तो आपको प्रोटॉन पे चार्ज कितने का होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। क्लियर है। बट डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और बच्चों यहाँ पे दूसरी बात आपको याद रखनी है, चार्ज बाई मास रेशियो। तो यहाँ पर जो E बाई एम का रेशियो आया था, चार्ज बाई मास रेशियो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट थी, जबकि इस केस में क्या होगा? वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। तो यहां पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती तो वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। यस, अलग अलग होगी। तो ये वैल्यू पूछ लेगा कभी कभी आपसे कि मैक्सिमम कब होगी? जिसका मास सबसे कम होगा उसके लिए E बाई एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मास सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है ना। तो ये वाली गैस वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी? फॉर हाइड्रोजन के लिए। आ रही बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। अगर मैं बच्चों पूछूं आपसे, बताओ प्रोटॉन के मास की वैल्यू कितनी होती है, तो भी मैं लिख सकता हूं यहां पर जो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं पूछूं बच्चों बताओ यहां पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, वो भी मैं लिख देता हूं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों देखो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर है। और यहां पर देखो अगर मैं बात करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। तो ये मास कितना होता है? 1.674। देखो यहां पर बस 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। तो आप ये भी मान सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। बट अगर फिर भी देखोगे तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बट हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते हैं। क्लियर है। अब बच्चों फिर हम लोग आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। पहला पॉइंट तो ये है। और देखो बच्चों इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर रेडियस ऑफ एटम्स जो होती है, इन्होंने बताया जो होती है कितनी होती है? उसकी रेडियस जो होती है एटम की, वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर में होती है। अब वो डिपेंड करेगा किसका एटम है। हो सकता है एक एटम में रेडियस आए 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, किसी में आए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, किसी में आए 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10।
क्लियर है, यानी उसका जो ऑर्डर होता है एटम की रेडियस का वो कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है उसका ऑर्डर कितना होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। क्लियर है। और अगर मैं पूछूं बता डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, तो इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है और अप्रॉक्सीमेट कितना होता है 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप न्यूक्लियस लोगे तो उसका मास कितना होगा 10 की पावर 14 ग्राम होगा। और 10 की पावर 14 ग्राम बहुत ही ज्यादा मास है, इतना ज्यादा कि पूरे अर्थ का मास भी काउंट कर लोगे तब भी ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है। अब देखो बच्चों एक आपसे देखो यहां पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मैं लिख देता हूं। देखो तो बच्चों ये रिवीजन क्लास है, बहुत ही फास्ट लिखना पड़ेगा हम लोगों को और पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है। देखो तो बच्चों देखो यहां से आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि बच्चों रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करो। तो ये न्यूक्लियस रेडियस कैलकुलेट करने का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पर 1.33 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3 मीटर। क्लियर है। अब a मीन्स क्या है देखो रिप्रेजेंट करता है, a मीन्स है यहाँ पर एटॉमिक मास। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना आएगा, फॉर्मूला यूज करो आप 1.33 इंटू 10 की पावर -15 a मतलब एटॉमिक मास कितना है इसका 27, तो 27 की पावर कितना हो गया 1/3 ये हो गया मीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1.33 को आप क्या लिख सकते हो 4/3 लिख सकते हो, इंटू लिखा हुआ 10 की पावर -15। इसको आप क्या कर सकते हो 3 का क्यूब लिख सकते हो, तो 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ 3 आ जाएगा मीटर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। और 10 की पावर -15 मीटर को FM भी बोलते हैं, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो 4 FM। आ रही बात समझ में आप लोगों को। और देखो बच्चों यहाँ पर एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट थीटा एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है Z² डिवाइड बाई साइन की पावर 4 θ/2। तो बच्चों ने एक ये फॉर्मूला दिया। अब आपसे देखो कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि थीटा की वैल्यू दी है जेड की वैल्यू दी है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करो, तो क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसलिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा सिर्फ ये जाएगा कि बच्चों देखो यहाँ पर आपको गिवन है कि 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं एट एंगल 90 डिग्री पर। क्लियर है। तो बोलेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने स्कैटर्ड होंगे एट एंगल 60 डिग्री पर। क्लियर है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर आप यहां पर रेशियो लोगे दोनों को डिवाइड करोगे तो n1/n2 का रेशियो कितना आएगा Z² से Z² कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी साइन θ/2 की पावर 4 डिवाइड बाई साइन θ1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। यानी आप इसको लिख सकते हो साइन θ2 क्या है आपका, ये θ2 है और ये θ1 है, तो ये हो गया 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई 2। अगर आप इसी को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 1000 है, तो मैंने n1 लिख दिया। n2 आपको कैलकुलेट करना है, ये हो गया साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री की पावर 4। तो अब यहाँ से क्या करोगे n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो आप लोग नोट करिए जल्दी से इसको। तो बच्चों देखो आपको एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ये भी रदरफोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो बच्चे गोल्ड फॉइल लिया था, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर गोल्ड के एटम्स थे, यहाँ से क्या कर रहे थे लोग अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे थे और अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा था।
रिबाउंड क्यों हो रहा था? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। फिर हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे लिया था स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल में जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगी बच्चों यहाँ पर, हाफ एम मास किसका हो गया? ये पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल है, इंटू वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के होता है Q1 चार्ज इंटू Q2 चार्ज डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस जो ये होती है वो R होता है। ठीक है ना? तो आप R लिख लो चाहे D लिख दो। तो देखो यहाँ बच्चों क्या क्या गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन, हाफ दिया हुआ है। अभी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बोल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 ये kg होता है। अब देखो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे v² लिख दिया इक्वल टू k, देखो क्या होगा, k मतलब कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, इंटू Q1 क्या हो गया? चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? Q1 चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, और जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है। अब Q2 चार्ज की बात हो रही है, Q2 चार्ज होता है इस एटम पे चार्ज, तो इस एटम पे प्लस चार्ज कितना होगा? जिसमें इसमें प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से तो प्लस चार्ज लग रहा होगा। अब प्रोटॉन कितने होंगे कॉपर के एटम में? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 29 प्रोटॉन हो गए। क्या बच्चों आ रही बात समझ में? डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 10 की पावर -13 मीटर दी है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हाफ हो गया 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर जो कि आपको कैलकुलेट करना है, और ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया इंटू 2 इंटू, अब देखो प्रोटॉन पे 2 बार चार्ज लिखा हो तो मैं प्रोटॉन का स्क्वायर कर सकता हूं यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 10 की पावर -13। तो बच्चों यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और आपसे यही पूछा गया था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये वैल्यू किस में आएगी? मीटर पर सेकेंड में आएगी। तो आप जल्दी से नोट कर लो इसको। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कैसे हुई? वो भी रेडिएशन से हुई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अगर आपको एटम को अच्छे समझना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन को अच्छे समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर वेव आपने पढ़ा होगा इस टाइप की होती है। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम लोग। इसमें देखो हम लोग क्या क्या टर्म यूज करते हैं। एक वेव की जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, वेव लेंथ यूज करते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इसकी यूनिट याद रखनी है, क्या होती है? इसकी मीटर इनवर्स होती है। ठीक है? सेकेंड यहाँ पे एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, वेव नंबर यूज करते हैं। वेव नंबर क्या होता है कि 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव है। तो कैसे निकालोगे? 1 मीटर में निकालना है और एक वेव की लेंथ से डिवाइड कर दो तो ये वेव नंबर आ जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स होगी। क्लियर है? थर्ड हम लोग इसी में पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकेंड किसी भी पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है। कैसे निकालोगे? वेव की स्पीड कितनी है, हम लोग c दिखाते हैं, c मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा, यानी इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आएगा? मीटर, यानी आएगा पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग ये भी बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है? तो ये हो गई इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पर इसको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ऊपर क्या होता है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज,
एक्स रेज, गामा रेज एंड लास्ट क्या होगा, कॉस्मिक रेज। आ रही बात समझ बच्चों आप लोगों को? तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा, टॉप टू अगर आप बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी इन सब वेव में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रेज की होती है। और एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। वेवलेंथ अभी पढ़ा हम लोगों ने, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। यहाँ बस दो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लैंक्स ने बताया कि जो एनर्जी इक्वल टू एक फोटॉन्स की अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, hc बाई लैम्डा होगा। और c बाई लैम्डा जैसा कि आपको पता है, c बाई लैम्डा मतलब क्या होता है, ये न्यू होता है। न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू इक्वल टू हो गया c बाई लैम्डा, यानी h इंटू न्यू हो गया। ठीक है। तो प्लैंक्स ने बोला कि किसी भी एक फोटॉन्स की एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो h मतलब हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। अगर मैं c की बात करूं, c की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वेवलेंथ है और ये मतलब फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ये सेकंड इनवर्स होती है, या फिर अभी लिखा थोड़ी देर पहले हर्ट्ज होती है। ठीक है। तो उन्होंने प्लैंक्स ने बोला कि एक फोटॉन की एनर्जी इतनी होती है। अगर टोटल फोटॉन्स की एनर्जी मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर एक फोटॉन की एनर्जी पता है और टोटल की कैलकुलेट करनी है तो सिंपल क्या करोगे, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, n hc बाई लैम्डा हो जाएगा, या फिर n इंटू एच न्यू हो जाएगा। और ये भी वैल्यू किस में होगी, जूल में होगी। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको शायद याद होगा कि किसी भी एटम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो एनर्जी आपको हमेशा देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। क्लियर है? अब देखो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर आपने इससे ज़्यादा एनर्जी दे दी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा और बाकी की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें देखो ये बताया गया जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी मेटल से तो ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है? और उस मिनिमम एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो इंसिडेंट एनर्जी को हो सकता है आपको ये वाली वैल्यू लैम्डा के टर्म में दिया हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसको hc बाई लैम्डा लिख सकते हो, इसको hc बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकते हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो सकता है आपको ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म में दी हो, तो आप इसको इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h न्यू इक्वल टू h न्यू थ्रेशोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर मैं एक चीज और यूज कर सकता हूं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज होती है। ठीक है। और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कभी कभी आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो देखो इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूं, यहां पर h म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, फिर h ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस ई वी नॉट, ये वी नॉट मतलब अलग है, समझो ध्यान से। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है और इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, मैं आगे इसमें क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्लियर है? तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन। नंबर ऑफ क्वांटा मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, इतने ग्राम 100 ग्राम आइस को मेल्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहाँ पर 100 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी मुझे चाहिए होगी इक्वल टू 100 इंटू 350 जूल, इतनी एनर्जी चाहिए होगी।
क्लियर है। और मुझे एन मतलब क्वांटा की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो एनर्जी इक्वल टू होता क्या है, एन एच न्यू पढ़ा था हम लोगों ने, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ देखो एनर्जी दिया हुआ है, एन कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू आपको पता होती है और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये वैल्यू दी है, अब ये जूल में है, तो यहाँ एन आपको कैलकुलेट करना है, एच भी क्या रखना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4.75 इंटू 10 की पावर 13। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ क्वांटा सॉल्व हो गया। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम। तो बोला आयोडीन मॉलिक्यूल है, इसको अगर आपने एनर्जी दी, कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो किस में होगा, ये आयोडीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, इतने किलोजूल पर मोल है, यानी 1 मोल आयोडीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो इतने किलोजूल की एनर्जी चाहिए। देखना, फॉर 1 मोल I2 को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 240 किलोजूल की चाहिए। क्लियर है। फॉर 1 मोल I2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, किलोजूल को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इंटू 10 की पावर -3 जूल चाहिए। क्लियर है। अब मैंने पूछा बताओ यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल को I2 के ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 240 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई Na हो जाएगा, इतने जूल चाहिए। क्योंकि 1 मोल मतलब होता है Na मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी हुई है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालोगे, Na से डिवाइड कर दोगे। आ रही बात समझ में। तो इतनी एनर्जी तो मुझे देनी है, उसको ब्रेक करना है, और एनर्जी मैंने दे कितनी दी, इतनी एनर्जी, यानी लैम्डा दिया तो एनर्जी निकाल सकते हो, इतनी एनर्जी मैंने दे दी और इतनी चाहिए थी। तो बाकी की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ज़्यादा दी होगी तो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों देखो आपसे यहाँ क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो इंसिडेंट एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा आपने दी है वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। चलो ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा दी है, इतनी दी थी और इतनी चाहिए थी, तो बाकी की एक्स्ट्रा हो गई। बट यहां पर आयोडीन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो बाकी की जो काइनेटिक एनर्जी जितनी बची हुई है एनर्जी, वो 2 लोगों में डिवाइड होगी, तो 2 एटम में डिवाइड होगी, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दिया। समझो बात को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम बन रहा है तो दोनों में इक्वल डिवाइड होगी। क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करो, तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी, HC बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ये दी हुई है, डिवाइड बाई Na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ सॉल्व करके लिख भी देता हूँ। तो यहाँ सॉल्व करोगे आप तो आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H मतलब हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34 हो गया, C लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया, डिवाइड बाई लैम्डा है, लैम्डा मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 240 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 करना मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो एक यहाँ पर और क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम प्लेटिनम सरफेस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसिडेंट एनर्जी कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया, तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, HC बाई लैम्डा से। और यहाँ पर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। लैम्डा की वैल्यू किस में रखोगे, इसकी वैल्यू होगी जूल सेकेंड में, इसकी वैल्यू C की वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड में, और लैम्डा होगा मीटर में। मीटर में क्या होगा, नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो मीटर में। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। इक्वल टू, इसको भी आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जूल में लिखी हुई है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv² होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है और m की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। m मतलब क्या हो गया, मास रखना है आपको, किसका रखना है मास, प्लैटिनम का। क्लियर है, सॉरी या मास किसका रखना है, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, तो यहाँ पे क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और यहाँ से वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो बस कैलकुलेशन है, वो तो आपको सॉल्व करने पड़ेगा। क्लियर है, तो आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी, बट उनका मेन ड्रॉबैक था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जब उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ पर होता है, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोहर ने मॉडल दिया। तो बोहर ने अपने मॉडल में ये बताया कि एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था। तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रोटेट करता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्लियर है। अब बोहर से ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है। अगर कोई भी चीज़ किसी के अराउंड घूमती है तो उस पर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो उन्होंने यहाँ पे रीज़न दिया कि कोई भी चीज़ अगर किसी के अराउंड घूमती है यानी उस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। अब वो क्वेश्चन ये कि सेंटीपिटल फोर्स आया कहाँ से, तो सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो बस कोई भी फोर्स उसकी तरह एक्ट कर सकता है। जैसे उन्होंने देखो यहाँ पे क्या रीज़न दिया कि जहाँ पर मास का डिफरेंस होता है वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जहाँ पे चार्ज का डिफरेंस होता है वहाँ पे क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर ये चीज़ घूम रही है, मतलब यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। और इस सेंटीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस में फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्होंने बोला कि जो सेंटीपिटल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों क्या है, बराबर है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा यहाँ पर हाफ mv², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा k q1 q2/r। तो उन्होंने एक इक्वेशन ये बनाई। क्लियर है। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनाई, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रोटेट करता है, जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। अब मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr होगा। क्वांटाइज मतलब NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 एक होल नंबर होगा। 1.1 1.2 आप नहीं ले सकते हो। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ रोटेट करता है जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एन हमेशा एक नंबर होगा। तो उन्होंने दो इक्वेशन को सॉल्व किया। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू आपको पता है। k मतलब कांस्टेंट पता है आपको। q1 चार्ज कितना होगा, ये e होगा, ये Ze होगा, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ बस ये बताऊंगा कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला है रेडियस इक्वल टू होगा 0.529 n²/z, ये होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना। z मीन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। n मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या होगा। n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। क्लियर है। n मीन्स नंबर ऑफ वेव्स भी होता है। पूछेगा बताओ नंबर ऑफ वेव की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब जो n की वैल्यू होगी ऑर्बिट की वैल्यू होगी। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 2 नंबर ऑफ वेव बनाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो 4 नंबर ऑफ वेव बनाएगा। और ये कहाँ से आता है, ये आता है डी ब्रोगली इक्वेशन से। क्लियर है। वो लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कभी भी नंबर ऑफ वेव पूछा जाए या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछा जाए, उसका मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है। और z मीन्स यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z मीन्स है एटॉमिक नंबर। क्लियर है। तो रेडियस का फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड उन्होंने फॉर्मूला बताया कि वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n और मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। थर्ड उन्होंने यहाँ से फॉर्मूला डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी का, कैसे, हाफ mv² कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है 13.6 z²/n², और ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है। फोर्थ नंबर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, -2 इंटू 13.6 z²/n², और वो भी किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। 5 नंबर देखो आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी क्या होता है,
टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -13.6 Z²/n², और ये किस में होगा? ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग बात मेरी? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसी का देखो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई -2 इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई -1। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता है तो आप यहाँ से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आधी बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब आपसे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा? बोला जाएगा कि सेकंड हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बताओ। तो सेकंड ऑर्बिट पता होगा, नहीं एन की वैल्यू पता है, हाइड्रोजन पता है, जेड पता है, तो आप रेडियस निकाल लोगे। बोलेगा हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की बात हो रही, जेड पता है, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ से निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो हमेशा एन और जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लियर है? और इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था वो देखो, लिख लो। ये किसके लिए था? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी ये सिर्फ उनके लिए मॉडल था जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मॉडल हाइड्रोजन के लिए था, हीलियम के लिए नहीं था, हीलियम प्लस के लिए था। लिथियम में नहीं लगा सकते हो, लिथियम +2 में लगा सकते हो। बेरिलियम में नहीं लगा सकते हो, बेरिलियम +3 में लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स कंसीडर किया गया है, रिपल्शन फोर्स कंसीडर नहीं किया गया है। और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर रिपल्शन भी होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। क्लियर है? और बच्चों देखो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेंगे तो बताओ रेडियस की वैल्यू क्या होगी? रेडियस इंक्रीज कर दी है, और जो रेडियस के बीच का डिफरेंस होगा बच्चों वो बताओ क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो एन इंक्रीज करने पर रेडियस भी इंक्रीज करेगी और उसके बीच का डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताओ बच्चों अगर रेडियस इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। बच्चों बोलेगा कि एन इंक्रीज करने पर बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो एन इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ये भी डिक्रीज करेगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो बच्चों देखो फोर्थ इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों एन इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एन इंक्रीज करोगे तो 1/n डिक्रीज करेगा, और माइनस में डिक्रीज करेगा, इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। वैसे आपसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एन इंक्रीज करने में बताओ बच्चों टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा बताओ टोटल एनर्जी के बीच का डिफरेंस बताओ। ये डिफरेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये डिफरेंस डिक्रीज करेगा, जबकि रेडियस के बीच का डिफरेंस इंक्रीज करता है और टोटल एनर्जी के बीच का डिफरेंस डिक्रीज करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? यानी अगर आपको यहाँ पर बनाना इसको देखो तो देखो कैसे बनाओगे यहाँ पर। यानी अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, देखो n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट ये है, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा? डिफरेंस ज़्यादा होगा। थर्ड ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। फोर्थ ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होगा? और कम होगा। फिफ्थ ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होगा? और कम होगा। तो मैंने एनर्जी का ऑर्डर बनाया, रेडियस का ऑर्डर नहीं है, तो इसकी एनर्जी सबसे डिफरेंस देखो ज़्यादा आया, इसमें कम आया, इसमें कम आया, इसमें कम आया, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे किसमें? टोटल एनर्जी की वैल्यू रखो इस वाले फॉर्मूले में -13.6 Z²/n²। ठीक है? और मैं ये बना रहा हूं फॉर हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या बात समझ रहे हो आप? तो जेड की वैल्यू यहां पे 1 रखो, तो एन की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां पर एनर्जी आ जाएगी, वैल्यू आएगी, मैं बता दे रहा हूं 13.6 आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू 1 है, जब एन की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो वैल्यू ये आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ पर 3 वैल्यू रखोगे, जेड पहले से पता तो वैल्यू आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इक्वल टू 5 में आएगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अगर आप वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप बात मेरी? क्लियर है? तो आपको ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है। नोट हो गया आपका? चलो फिर ठीक है। इसी में देखो 2 इंपॉर्टेंट बात आपसे और पूछी जाएंगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी? एक तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है? 13.6 Z²
1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है बस ये देख लेना। इनिशियल मतलब कहाँ पर है और फाइनल मतलब कहाँ पे जा रहा है। बस इनिशियल फाइनल की वैल्यू रखना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो 4th ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट में जा रहा है तो n इनिशियल 4 हो जाएगा और n फाइनल 6 हो जाएगा। तो 4 से 6 जाएगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस या गेन करेगा। क्लियर है। तो बोहर ने बताया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, बट अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी भी अलग अलग होती है। यानी अगर आपको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाना है तो एनर्जी क्या करने पड़ेगा, या तो लॉस या तो गेन करना पड़ेगा। लॉस कब करना पड़ेगा, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब लोअर से हायर ऑर्बिट में अगर आप जाते हैं, इसका मतलब आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, ऐसा बोहर ने बताया। और अगर आप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो इस केस में आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्व करता है और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। कितनी एब्जॉर्व और रिलीज करता है, जितना बीच का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है आप यहां से निकाल सकते हो। वो कौन सा एटम है जिसके बीच में आपको निकालना है, और इनिशियल फाइनल यानी किसके बीच में निकालना है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट के बीच में। तो आप यहां से फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगा। क्लियर है। फिर इन्होंने बताओ यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया वेव नंबर कैलकुलेट करने का। वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, म्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ इक्वल टू होता है RZ²। ठीक है, 1/ इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/ फाइनल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो R होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है ना, इनवर्स। क्या आ रही बच्चों बात समझ में, तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। क्लियर है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोजे लॉ के बारे में। देखो मोजे लॉ क्या है, √μ इक्वल टू A इंटू जेड माइनस बी। तो भैया बच्चों क्या है, ए बी क्या है, कांस्टेंट है। जेड मीन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और म्यू मतलब क्या हो गया, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे दिया जाएगा और जेड की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। आई बस समझिए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है ये एनर्जी का लेवल मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये। तो यहां पर देखो बच्चों, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 3 ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 4 ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 5 ऑर्बिट है। वैसे ही ये क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी है। क्लियर है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बच्चों जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन 1 से 5 पे गया तो उसने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली। तो एनर्जी एब्जॉर्व कर ली मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करना चाहेगा। रिलीज करेगा तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएगा, और जब बॉटम आएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है, क्योंकि नीचे वाले की एनर्जी कम है, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो एनर्जी जब रिलीज करेगा तो देखो यहाँ पे एक लाइन बनाएगा, जैसे देखो ये लाइन है। फर्स्ट नंबर पे मान लो यहाँ से भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ से भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर से यहाँ से भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनाएगा आते वक्त टाइम में, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। क्लियर है। अब n इक्वल टू 2 पे कैसे कैसे आ सकता है, n इक्वल टू 2 पे ऐसे आ सकता है, यहाँ पर ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। n इक्वल टू 3 पर देखो ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। n इक्वल टू 4 पे ऐसे आ सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो बच्चों आता है n इक्वल टू 1 पर जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको, उस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को बोलते हैं लाइमन सीरीज। और n इक्वल टू 2 पर जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। n इक्वल टू 3 पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल सीरीज बोलते हैं। n इक्वल टू 4 पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पर n इक्वल टू 5 पर अगर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, पीफर्ड सीरीज बोलते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो इन स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनी, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है बीच का डिफरेंस। क्या बच्चों आ रही बात समझ में। जैसे मैंने पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 1 से 5 पर चला गया, तो जब 5 से रिटर्न आएगा तो कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा।
तो एक तो आप ये फिगर बना के डायग्राम बना के आप तो काउंट कर सकते हो, या फिर आप सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो मान लो यहाँ 1 से 5 गया, तो 5 से 1 आएगा, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 - 1 4 आया, यानी इस n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो उठा के यहाँ 4 रखो, तो जब यहाँ पे 4 रखोगे 4 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 × 4 20/2 कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यानी वो टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। देखो यहाँ पर काउंट भी कर लो, तो 4 यहाँ बन रही है, 3 यहाँ, 7 8 9 और 10 बन रही है। आधी बात समझ में? तो आप एक तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर पूरा आप ऐसे बना के निकाल सकते हो, बट हम लोग को क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग हमेशा फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा बताओ जब 5 से जब रिटर्न आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल होगी। तो मैं बात करूँ लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है वो अल्ट्रावायलेट बनती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है। ये किसके केस में, ये मैं बता रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन के लिए ओनली है, ठीक है ना, अलग एटम्स के लिए चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में जो लाइमन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन बनती है वो किस सीरीज में आती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में आती है। ये किस में आती है, ये विजिबल रेंज में आती है, और ये सारी इसके बाद जो बनती है वो किस रेंज में आती है, इंफ्रारेड रेंज में आती है। क्या बच्चों आ रही बात समझ में? तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन दिखेंगी आपको, तो अगर 5 से 1 पे इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा तो आपको सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल लाइन दिखेंगी, क्योंकि विजिबल रेंज में जो होगी वही हम लोग देख सकते हैं। विजिबल रेंज में कौन आ रहा है, सिर्फ बाल्मर सीरीज आ रही है। क्लियर है? तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ बच्चों पार्शियल सीरीज में कितनी लाइनें बन रही है, 2 बन रही है। एक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना सकते हो, एक आप फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। जैसे आप 10 को लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हो, तो टोटल देखो वैल्यू 10 आ रही है। क्लियर है? तो जो यहाँ पर 4 आएगा वो क्या होगा, लाइमन सीरीज हो गया, 3 मतलब क्या हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, 2 मतलब क्या हो गया, पार्शियल सीरीज हो गया, और 1 मतलब हो गया ब्रैकेट सीरीज। तो देखो लाइमन सीरीज में फॉर्मूले से कितना आ रहा, 4 आ रहा, यहाँ पे भी कितना आ रहा, 4 आ रहा, बाल्मर में कितना 3 आ रहा, यहाँ पे भी कितना आ रहा, 3 आ रहा, पार्शियल में हम लोग का 2 आ रहा फॉर्मूले से, और यहाँ पे भी देखो 2 आ रहा, ब्रैकेट में 1 आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा। क्लियर है? या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है बताओ कितनी लाइनें विजिबल होंगी, तो सिर्फ 3 लाइनें यहाँ पर क्या आने वाली हैं, विजिबल होने वाली हैं। जैसे लाइनें तो टोटल 10 बन रही है, बट हम लोग कितनी देख सकते हैं, सिर्फ 3 लाइनें देख सकते हैं। क्लियर है? तो मैं रफ करने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखो, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर बच्चों आपसे पूछा जाए बच्चों बताओ इसके बीच में इस लाइन का बताओ एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, या इसकी बताओ वेवलेंथ कितनी होगी जो ये लाइन आ रही है, तो देखो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला वही होगा जो अभी तक पढ़ा था हम लोगों ने, एनर्जी इक्वल टू 13.6 Z² 1 / फाइनल स्क्वायर - 1 / इनिशियल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला इनिशियल मतलब कहाँ से आ रहा है, फाइनल मतलब कहाँ पे जा रहा है, तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, और डेल्टा ई की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, एनर्जी जब रिलीज होती है तो निगेटिव मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और अगर डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आधी बात समझ में आप लोगों को? तो बच्चे बताओ यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस निकालोगे वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, वो निगेटिव आएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आओगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज में वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो जितना भी आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हो, उसमें सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपसे वेव नंबर ही पूछा जाएगा, इस वाली बताओ लाइन का वेव नंबर कितना होगा, या फिर बोलेगा बताओ लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z² डिवाइड बाई n इनिशियल स्क्वायर - 1 फाइनल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से आप वेव नंबर और वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ से एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, मैं रफ करता हूँ इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने पूछा यहाँ पर देखो लाइमन सीरीज अगर मैं बोल रहा हूँ तो फाइनल उसको आना कहाँ पर, इसको 1 पे आना है। अगर मैं बोल रहा हूँ बाल्मर सीरीज, इसका मतलब कहाँ पर आना है, 2 पे आना है। अगर मैंने पूछा पता पार्शियल सीरीज, इसका मतलब उसको 3 पर आना है। अगर मैंने पूछा ब्रैकेट सीरीज, मतलब उसको कहाँ पे आना है, 4 पे आना है। पीफर्न सीरीज मतलब उसको कहाँ पे आना है, 5 पर आना है। क्लियर है? तो लाइमन मतलब उसको 1 पर आना है। 1 पे कहाँ से आ सकता है, इनिशियल वो कहीं से भी आ सकता है, वो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है।
क्या आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को? यहाँ पर 2 पर आना है, 2 पे कहाँ से आ सकता है? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ऐसे ही इन्फिनिटी से आ सकता है। इसको 3 पर आना है, 3 पे कहाँ से आ सकता है? 3 पर कहाँ से आ सकता है? 4 5, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे इनफाइनाइट से। यहाँ 4 पे आना है तो ऐसे 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। 5 पर कहाँ से आ सकता है? 6 7 और इनफाइनाइट। क्लियर है? तो अब बच्चों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लाइमन सीरीज में जितनी भी सीरीज ऑफ लाइन बन रही है उससे बताओ मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किस लाइन का होगा। मिनिमम डिफरेंस पूछ रहा है, लाइमन मतलब 1 पे आना है। मिनिमम डिफरेंस कब होगा? जब ये पहली वाली लाइन लोगे, ठीक है ना? तो यानी यहाँ पर तुम्हें एन इनिशियल की वैल्यू क्या लेनी है? तुम्हें 2 लेनी है। यानी अगर वो पूछे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस तो आपको क्या लेना है? यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस निकालोगे मिनिमम होगा। यानी तब आपको लाइमन सीरीज बोल रहा है तो 1 पे आना है, और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाली लाइन पूछा मतलब वो 2 वाली लाइन लेनी है। क्लियर है? और एनर्जी मिनिमम होगी तो एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी यहाँ पर लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम होगा। या मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन पूछेगा लाइमन सीरीज की कौन सी होगी? इनिशियल यानी 2 से 1 वाली लाइन होगी। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किसमें होगा? तो मैक्सिमम डिफरेंस मतलब जैसे देखो लाइमन पे आना ये तो फिक्स है, ये मिनिमम डिफरेंस है, ये उससे ज्यादा डिफरेंस है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कब आएगा? जब इनफाइनाइट वाला लोगे। मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी? ई मैक्सिमम होगी। और लैम्डा क्या होता है? एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। क्लियर है? तो आपसे ई मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम वाली लाइन का पूछ सकता है, मिनिमम लाइन ऐसे पूछ सकता है। तो अगर पूछेगा पार्शियल सीरीज में बताओ मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस वाली लाइन कौन सी होगी? मैक्सिमम बोल रहा तो ये वाला लेना है, लास्ट वाली लाइन। तो यहाँ पर ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा और लैम्डा मिनिमम होगा। अगर पूछ ले बताओ मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाली लाइन बताओ, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस वाली लाइन कौन सी होगी? ये होगी। तो यहाँ पे ई डिफरेंस मिनिमम होगा और लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं रफ करता हूँ इसको, अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों बहुत जल्दी नोट करना आप लोग भी, ठीक है? या पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो बच्चों हम लोग को यहां पढ़ना है, इस वाली लाइन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इस लाइन को बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अगर बच्चों मैंने पूछा कि लाइमन सीरीज अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो फाइनल मतलब कहां पर आना है? 1 पे आना है। बाल्मर सीरीज बोल रहा हूं मतलब 2 पर आएगा। पार्शियल सीरीज मतलब 3 पर आएगा। ब्रैकेट सीरीज मतलब 4 पर आएगा। पीफर्ड सीरीज मतलब 5 पर आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग बात? अब मैंने पूछा बता बच्चों फर्स्ट लाइन या फिर एच अल्फा लाइन बोलेगा, ध्यान से समझो। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? इस पे फर्स्ट लाइन कौन सी आ रही है? ये n इक्वल टू 2 वाली लाइन। इसका मतलब आपको यहाँ क्या लिखना है? 2 लिखना है। अगर आपसे बोलेगा सेकंड लाइन या फिर एच बीटा लाइन कौन सी हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी। ये बोलेगा थर्ड लाइन या फिर एच गामा लाइन, ये कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस वाली लाइन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन या फिर एच अल्फा लाइन, ये बोलते हैं सेकंड लाइन या फिर एच बीटा लाइन, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन या एच गामा लाइन। वैसे बोलेगा बाल्मर सीरीज में तुम्हें आना है तो 2 पर आना है, तो 2 पर पहली लाइन कौन सी आ रही है? ये वाली, तो इसको बोलते हैं एच अल्फा लाइन या फिर फर्स्ट लाइन। तो कौन सी होगी? 3 से जो आ रही होगी। ये वाली लाइन क्या होगी? सेकंड लाइन या फिर एच बीटा लाइन होगी जो कि 4 से आ रही होगी। इसको बोलते हैं थर्ड लाइन या फिर एच गामा लाइन, ये कहाँ से आ रही होगी? 5 से आ रही होगी। तो इसी टाइप से आप लोग लिख लोगे। क्लियर है? या फिर इसको आप एक मैं देखो पैटर्न बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर वो फर्स्ट लाइन बोले तो n फाइनल में 1 जोड़ दो, अगर वो सेकंड लाइन बोले तो n फाइनल में 2 जोड़ दो, अगर वो थर्ड लाइन बोले तो n फाइनल में 3 जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर n फाइनल यहाँ 1 है, तो सेकंड लाइन कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन जो 2 से आ रही होगी, सेकंड लाइन जो 3 से आ रही होगी, और थर्ड लाइन जो 4 से आ रही होगी। हो गया? यहाँ पे भी लिख सकते हो n फाइनल प्लस 1, n फाइनल प्लस 2 और n फाइनल प्लस 3। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? तो n फाइनल में 1 जोड़ो, तो इसमें 1 जोड़ो तो जो 3 से आ रही होगी। सेकंड लाइन कौन सी होगी? तो यहाँ पे 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ोगे तो जो 4 से आ रही होगी। देखो 4 से आ रही है। क्लियर है? अब इसकी थर्ड लाइन कौन सी होगी? तो 3 इसमें जोड़ दो, n फाइनल की वैल्यू 2 हो गई है क्योंकि यहाँ पर n फाइनल 1 था, यहाँ पे n फाइनल 2 हो चुका है। इसमें 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 वाली लाइन देखो थर्ड लाइन है। क्लियर है? ऐसे ही आप सेम कर सकते हो। तो सब में n फाइनल प्लस 1, n फाइनल प्लस 2, n फाइनल प्लस 3। बोलेगा 7th लाइन बताओ तो n फाइनल प्लस 7 कर दो। 10th लाइन n फाइनल प्लस 10 कर दो। ठीक है? और n फाइनल की वैल्यू देखो हर किसी में अलग अलग है।
आ रही बात समझ में? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने बोर मॉडल डिस्कस किया है, अब उसके आगे डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी? लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसका क्या होगा? ड्यूअल नेचर होगा। ड्यूअल मतलब पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। कैसे? उन्होंने इक्वेशन से समझाया। लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की होती है। mv क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल का होता है। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। क्लियर है? यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो हम लोग का भी ड्यूअल नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। लेकिन जिसका मास ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है? पार्टिकल नेचर ज़्यादा होता है, वेव नेचर कम होता है। बट जिसका मास कम होता है उसमें क्या होता है? पार्टिकल नेचर कम होता है, वेव नेचर ज़्यादा होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा भी ड्यूअल नेचर है, बट मेरा मास ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? मेरा पार्टिकल नेचर ज़्यादा है और वेव नेचर कम है। क्लियर? यानी पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है। बट अगर मैं बात करूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए उसमें क्या होगा? वेव नेचर ज़्यादा होगा और पार्टिकल नेचर कम होगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये इक्वेशन ड्यूअल नेचर शो करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, वी वेलोसिटी, एम मास और लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गई। अब नेक्स्ट में बताओ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया, एक मैथ प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल और लॉ में डिफरेंस क्या होता है? लॉ को हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, जबकि प्रिंसिपल जहाँ लिखा होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो उन्होंने मैथमेटिकली इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। क्लियर है? अब मैं बताता हूँ डेल्टा एक्स मतलब क्या होगा। डेल्टा पी मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? और डेल्टा एक्स मतलब क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो डेल्टा पी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है? एम डेल्टा वी होता है। क्लियर है? एम मतलब मास और डेल्टा वी मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और h मतलब क्या है? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई मतलब तो पता है कांस्टेंट है। बट जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेके सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स इंटू क्या होगा? डेल्टा पी h/4π। क्लियर है? मिनिमम अनसर्टेनिटी देखो यहाँ पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर तो क्या होगा? x इंटू क्या होगा? m डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा? h/4π होगा। यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बच्चों देखो यहाँ मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 कर दो तो ये क्या होगा? डिवाइड में जाएगा, तो 1/0 मतलब डेल्टा वी क्या आएगा? यहाँ से डेल्टा वी इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब अगर आप चाहोगे कि आप किसी भी पार्टिकल, हाइजेनबर्ग ने बोला कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। पहले समझो लॉ और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे बॉल्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने, लॉ वो होते हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हो, और प्रिंसिपल हम लोग वहाँ लिखते हैं जिसको आप मैथमेटिकली प्रूफ होता है। तो इन्होंने एक प्रिंसिपल क्या दिया कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? h/4π होता है। एम डेल्टा वी को आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? h/4π होता है। तो ये उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। इससे उन्होंने बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? डेल्टा वी मतलब क्या, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है ना? और इसका मतलब क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और यहां पर देखो डेल्टा पी मतलब क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा पी और डेल्टा वी मतलब आपको समझ में आ गया है।
और जब भी बच्चों देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम डेल्टा भी लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू का साइन लगा के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज बात समझ में। अब बच्चों इन्होंने देखो कैसे बताया, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आप 0 रख दो, 0 मतलब आप चाहो कि मैं एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करूंगा, उसमें कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 होनी चाहिए। अब ये वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ से निकालो, तो ये डिवाइड यहाँ पर जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा, h/4 पाई इंटू 1/m डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो डिवाइड में जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में। आप चाहो कि डेल्टा v की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, यानी वेलोसिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी मतलब 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसको आप नीचे शिफ्ट करो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब ये नीचे जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर है। यानी आप इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये वाली वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और अगर आप ये कैलकुलेट करने बैठोगे एग्जैक्ट तो ये वाली कैलकुलेट में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इन्होंने कैसे बताया, मैथमेटिकली प्रूफ दिया। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो अब देखो बोहर मॉडल फेल क्यों हो गया था। बोहर मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। क्लियर है। जबकि हम लोग अगर मैं आयरन पे बोहर मॉडल लगाऊं तो आयरन में नहीं लगेगा, हीलियम में लगाऊं नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात कि बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का वहां पर पार्टिकल नेचर माना था बोहर मॉडल ने, तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, जबकि वहां पे गलत माना गया था। तो ये ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की गई थी, जबकि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। अगर कोई एक चीज कैलकुलेट करने जाओगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर है। इसलिए बोहर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब वेव मैकेनिकल मॉडल। तो उसके पहले हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करो इसको। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उस पर देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी इतना, एक्यूरेसी अप टू इतने % विल बी। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ रहा है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है हम लोगों को, एम डेल्टा वी। हम लोग हमेशा इक्वल टू का साइन लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आधी बात समझ में आप लोगों को। तो देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 हो गया। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को कितनी होगी, वेलोसिटी उसकी कितनी है 300 मीटर पर सेकंड। देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये वेलोसिटी दी हुई है, इसमें अनसर्टेनिटी इतने % है, ये डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी 0.001%, यानी ये डिवाइड बाई 100 हो गया। तो डेल्टा वी की वैल्यू भी आ चुकी है, तो यहाँ चलो वैल्यू रख देते हैं 300 इंटू 0.001 डिवाइड बाई 100 हो गया। क्लियर है। अब h की वैल्यू रख दो डिवाइड बाई 4 पाई रख दो। क्लियर है। h कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होती है, यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो 2 पार्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बी 2 पार्टिकल्स हैं, उनकी देखो यहाँ पर वेलोसिटी को गिवन है आपको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और मास बोल रहा है बी का जो 5 टाइम्स है ए के मास से, और डेल्टा एक्स से बाय डेल्टा एक्स बी का रेशियो पूछ रहा है। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ये क्या होता है h/4 पाई होता है। हम लोग इक्वल टू का साइन लेके सॉल्व करते हैं, बताया था जस्ट मैंने अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर रेशियो में बात करूँ, रेशियो कितना होगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ये ए पार्टिकल का मान लो अगर है, ध्यान से सुनना, और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ये बी पार्टिकल डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा h/4 पाई, और यहाँ पर भी क्या आएगा
h/4 आएगा। क्लियर है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा एक्स ए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बी पूछा जा रहा है, तो ये उधर शिफ्ट होगा तो आएगा एम बी डिवाइड बाई एम ए आएगा इंटू डेल्टा वी बी डिवाइड बाई डेल्टा वी ए आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको देखो इसका रेशियो कैलकुलेट करना था, तो इसको मैंने एक साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स ए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स बी की जो वैल्यू आने वाली है एम बी बाई एम ए, बी का मास ए के मास का 5 टाइम्स है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी का मास है ए के मास का 5 टाइम्स है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे एम बी बाई एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और वेलोसिटी ए की बी की दी हुई है, तो ए की वेलोसिटी दी है 0.02 अनसर्टेनिटी और बी में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है 0.05। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इन दोनों का रेशियो आ जाएगा और आपसे रेशियो ही पूछा गया था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इक्वल बोल रहा है। तो बोला अनसर्टेनिटी पोजीशन, ध्यान से देखो, और मोमेंटम बोला दोनों क्या है, इक्वल है। तो बोला अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को पता है डेल्टा एक्स इंटू क्या होता है, डेल्टा पी, इक्वल टू का साइन लेते हैं हम लोग, h/4 होता है। अब बोला डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, यानी मैं इसको डेल्टा पी लिख सकता हूँ। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इसको मैंने डेल्टा पी का स्क्वायर लिख दिया और ये हो गया h/4, क्योंकि यहाँ पर तुम डेल्टा पी रख सकते हो। और डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ h/4 हो जाएगी। क्लियर है, और डेल्टा पी को लिख सकते हो m डेल्टा वी इक्वल टू, ये आएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और ये h/π आ गया। क्या बच्चों आ रही बात समझ में? तो मैंने पूछा बच्चों बताओ यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1/2m स्क्वायर रूट h/π हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। बट अभी भी देखो कभी कभी आपको आंसर ये ना देके आपको आंसर में थोड़ा सा चेंज दे देगा। क्या चेंज देगा, h यहाँ पर कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट ना रख के मैं एक नया कांस्टेंट मान सकता हूँ। उसको मैंने क्या मान लिया, h बार मान लिया, यानी h/π के रेशियो को मैंने h बार मान लिया। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो डेल्टा बी की वैल्यू आ रही है वो 1/2m स्क्वायर रूट ऑफ h बार आ रही है। समझो, h बार लिखा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर h बार लिखा होगा, h नहीं लिखा होगा। तो h बार एक नया कांस्टेंट है जो कि h/π का रेशियो है। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। तो बच्चों आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। तो बिना टाइम वेस्ट के देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन्स दैट इज एसोसिएटेड विद द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, जैसा कि हम लोग को पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों तो क्या लैम्डा इक्वल टू आएगा hc/ एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? और लैम्डा हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो h की वैल्यू रख देते हैं 10⁻34, c की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, और एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, मीटर में। तो आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करो, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो बोहर मॉडल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोहर मॉडल फेल होने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको देखो इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, d² साई बाई dy² प्लस d² साई बाई dz² प्लस 8 π² m डिवाइड बाई h² इंटू e माइनस u इंटू साई इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साई मीन्स क्या है, साई मीन्स है वेव फंक्शन है, ठीक है ना।
और यहाँ पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। अगर मैं बात करूँ m मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। h मीन्स क्या है, h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट है। पाई मीन्स क्या है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी 3.14 है। E मीन्स क्या है, यहाँ पर E मीन्स है टोटल एनर्जी है। अब मैं पूछूं यहाँ पर U मतलब क्या है, U मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और साइन मतलब क्या है, वेव फंक्शन है। तो बच्चों देखो इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर है। तो देखो मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। तो देखो बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं। जबकि श्रोडिंगर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं। क्लियर है। बोहर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट और श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कहाँ होता है, तो पहले तो एटम होता है। एटम के अंदर क्या होती है, शेल होती है। शेल के अंदर सब शेल होती है और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर एन एल एम ये तीनों वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट होती है, जबकि एस की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो पूछेगा तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, चौथे वाली की नहीं आती है। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एन मतलब क्या होता है, एन मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एल मीन्स क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। एम मीन्स क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और एस मीन्स क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर्स होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या एक्सप्लेन करता है, ये आपको ये साइज एक्सप्लेन करता है, जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी शेल बड़ी होगी। क्लियर है। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो शेप रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। एसपीडीएफ क्या होती है, ये सब शेल होती हैं, तो सबका शेप अलग अलग होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन बताता है ये। और स्पिन क्या बताता है, स्पिन बताता है। ठीक है ना। तो ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, इसने श्रोडिंगर ने क्या बताया कि जो शेल होती है, शेल के अंदर क्या होगी, सब शेल होगी। और सब शेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। आरी बात समझ में। शेल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब शेल है। n इक्वल टू 1 शेल को के शेल ही बोलते हैं। n इक्वल टू 2 शेल को एल शेल ही बोलते हैं। n इक्वल टू 3 शेल को एम शेल बोलते हैं। 4 को एन शेल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे शेल होती है। तो टोटल कितनी शेल है, टोटल 7 शेल है। क्लियर है। 7 पीरियड पढ़े हम लोगों ने, तो 7 शेल होती है। तो सब शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सब शेल क्या होती है, सब शेल एस होती है, पी होती है, डी होती है और एफ होती है। तो जितने भी 118 एलिमेंट है एफ सब शेल तक फिल हो जाते हैं, तो एफ सब शेल है। इसके आगे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो जी एच आई जे भी लिख सकते हो शेल। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों को सिर्फ 4 पढ़ना है, एस पी डी एफ, तो इसलिए हम लोग 4 ब्लॉक पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में। फिर अब इस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं डी सबशेल की बात करूं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं एफ सबशेल की बात करूं, एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या आ रही बात समझ में। तो ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होती है। आ रही बात समझ में। तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 3 हैं। डी में कितने हैं, 5 हैं। एफ में कितने हैं, 7 है। मैं लिख देता हूँ, इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 5 है, इसमें 7 है। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो आप जल्दी से यहाँ तक नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। क्लियर है। तो बच्चों देखो इसी में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी
कि शेल होती है, शेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, शेल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आधी बात समझ में। अगर मैं सबशेल की बात करूं, सबशेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा। तो देखो जैसे बच्चों की एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। इसको के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल ऐसे बोलते हैं। एल सबशेल होता है, एस पी डी एफ होता है, क्लियर है। एस को बोलते हैं एल इक्वल टू 0, पी को बोलते हैं एल इक्वल टू 1, डी को बोलते हैं एल इक्वल टू 2 और एफ को बोलते हैं एल इक्वल टू 3, क्लियर है। अगर कहीं पे एल इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये एस सबशेल की बात कर रहा है। अगर कहीं पे एल इक्वल टू 1 लिखा है मतलब वो पी सबशेल की बात कर रहा है। कहीं पे एल इक्वल टू 2 लिखा है मतलब डी सबशेल की बात कर रहा है। अगर एल इक्वल टू 3 लिखा है मतलब एफ सबशेल की बात कर रहा है, क्लियर है। अगर मैंने पूछा बच्चे बताओ यहाँ पर ऑर्बिटल्स निकालो, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स होता है, क्लियर है। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आधी बात समझ में आप लोगों को, क्लियर है। अगर मैंने पूछा बच्चे बताओ डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने पूछा बच्चे बताओ एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो मैंने पूछा बता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का कोई यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ से देखो हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू क्या होगा, मैं 12 + 1 लिख सकता हूँ। अब देखो एल की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, जब एल की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या होगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है। यहाँ पे एल की वैल्यू 1 रखो तो 3 आएगा, देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। डी में देखो एल की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो तो यहाँ 5 आएगा, देखो 5 ऑर्बिटल्स है। तो डबल से एक ज़्यादा ऑर्बिटल्स है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया, 12 + 1 कर दिया। तो कभी कभी आपको एल की वैल्यू दी जाएगी, बोलेगा बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्लियर है। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन्स की बात बताऊं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बताओ, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 5 में कितने हो सकते हैं, 5 का डबल 10 हो सकता है। 7 में कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। तो बच्चों देखो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑर्बिटल का। तो अगर बच्चों आपको एल की वैल्यू अगर दी गई है तो आप वहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट भी करते चलना साथ में। तो बच्चों हम लोगों को अभी एल की वैल्यू दी जाएगी तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में शेल मतलब अगर मैं पहली शेल की बात करूं, पहली शेल में क्या होता है, सिर्फ एस होता है। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, एस भी होता है और पी भी होता है। तो एस को सेकंड शेल के एस को 2s बोलते हैं और पी को 2p बोलते हैं। थर्ड शेल की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ 3s होगा, ये 3p होगा और 3d होगा। वैसे फोर्थ शेल की बात करूं तो क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, क्लियर है। तो पहली शेल में एक सब शेल है और सेकंड शेल में 2 सब शेल है, थर्ड शेल में 3 सब शेल है, फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, ठीक है। तो ऐसे में एक फॉर्मूला बना सकता हूं, नंबर ऑफ सब शेल इक्वल टू n हो जाएगा। यानी अगर n मतलब शेल होता है, जितनी भी शेल लोगे उतनी उसमें नंबर ऑफ सब शेल होती है। देखो पहली में एक सब शेल है, दूसरे में sp 2 सब शेल है, तीसरे में spd 3 है, चौथे में spdf 4 है। आदि बात समझ में आप लोगों को। यहां से अगर मैं देखो ऑर्बिटल्स की बात करूं, ऑर्बिटल्स निकालने का भी मैं एक फॉर्मूला यहाँ से बना सकता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ऑर्बिटल्स। देखो तो ऑर्बिटल्स देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और p में s में एक होता है, p में 3 होते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 3 होते हैं 4 और यहाँ पे होता है 5। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो 3 1 4 और 4 और 5 9 और 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी बच्चों देखो हम लोग इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो एक पैटर्न आया। पैटर्न क्या आया कि फर्स्ट सब शेल में देखो 1 स्क्वायर ऑर्बिटल है,
सेकंड शेल में 2 स्क्वायर ऑर्बिटल है, थर्ड शेल में 3 स्क्वायर ऑर्बिटल है, फोर्थ शेल में 4 स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो यहां से देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का हम लोग ने फॉर्मूला बना दिया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी जितनी शेल होगी उसका स्क्वायर कर दो, उतने क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा। क्लियर है? अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर इसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी डबल इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी डबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों एक फॉर्मूला और बना दिया। अगर आपको ऑर्बिटल्स पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, 2n स्क्वायर। तो ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला क्या आ गया, n की वैल्यू पता हो तो निकाल सकते हो, या फिर इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मूला, अगर l की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर n की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से आप नोट करो और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसी के आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जो शेल की वैल्यू होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। अगर मैं बात करूँ सबशेल की जो वैल्यू होती है, सबशेल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, सबशेल को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3, यानी ये S हो गया, P हो गया, D हो गया, ये F हो गया। क्या वाली बात समझ में आप लोगों को? अगर बात करूँ मैं फर्स्ट क्वांटम नंबर ये हो गया, सेकंड क्वांटम नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर क्या था हम लोगों का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल और एजिमुथन डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और m देखो क्या होता है, m की जो वैल्यू होती है वो -L से +L के बीच में होती है। अब -L से +L का मतलब क्या होगा, अगर मैं s के लिए लिखूं तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं p की बात करूं, p में l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1, तो ये 3 वैल्यू होगी। क्लियर है? अगर मैं बात करूं l की वैल्यू 2 है, तो 2 किस में होती है, d में होती है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2 आएगा, -2 से +2, यानी ये आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं बात करूं l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 किस में होगी, f के लिए होगी, f के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -3 से +3, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्या बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग बात? क्लियर है? यानी यहाँ पर s में एक ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो बता रहा हूँ s में क्या एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 0 है। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो m की वैल्यू भी देखो 3 है, एक -1 0 और +1। d में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स है, तो m की देखो 5 वैल्यू है, तो d में मैंने 5 ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। ठीक है, तो m की वैल्यू भी कितनी है, यहाँ पर 5 वैल्यू है, मतलब ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 +1 और +2। क्लियर है? अगर मैं देखो f की बात करूँ तो f में क्या होता है, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो m की वैल्यू देखो यहाँ पर 7 है, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। क्लियर है? और इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है, s तो नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि p वाला डायरेक्शनल होता है। तो p का नाम क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, एक px होगा, एक py होगा और एक क्या होगा, pz होगा। अब इसमें से कौन सा px होगा, कौन सा py होगा, आप इसमें से कोई भी px मान सकते हो, कोई भी py मान सकते हो, कोई भी pz मान सकते हो, क्यों, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। क्लियर है? बट किसी किसी बुक में pz मिडिल वाले को मानते हैं, बट आप तीनों में कोई भी मान सकते हो। अब d की बात करें, d में 5 ऑर्बिटल्स है, पांचों का नाम क्या क्या होता है, तो 5 का नाम देखो क्या क्या होता है, dxy होता है, dyz होता है, और dzx होता है, dz² होता है, और dx² y² होता है। क्लियर है? अब इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, तो अब इन पांचों ऑर्बिटल्स को इनमें से कोई भी मान सकते हो, dxy ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि पांचों की एनर्जी सेम है, बट फिर भी किसी किसी बुक में दिया होता है कि मिडिल वाला dz² है, बाकी तुम कोई भी लो, मिडिल वाले को dz² बोलते हैं, और किसी किसी बुक में मिडिल वाले को pz बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं वो z एक्सिस को मानते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और f के बारे में इतना ध्यान से नहीं पढ़ना है, f भी मैं बता सकता हूँ बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखो बच्चों, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 4th नंबर था
स्पिन क्वांटम नंबर था। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस की सिर्फ दो वैल्यू होती है। कौन कौन सी? या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा, ठीक है ना। तो ये स्पिन के लिए होता है। अब यानी +1/2 -1/2 मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किस साइड में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि +1/2 मतलब क्लॉकवाइज है और -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। +1/2 मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और +1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सेम वैसे -1/2 मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है, -1/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यानी अगर आपने +1/2 को क्लॉकवाइज लिया है तो -1/2 अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आप +1/2 को एंटी क्लॉकवाइज मानोगे तो इसका मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो कोई भी कुछ ही मान सकते हो। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये हो गया। क्लियर है? अब बच्चों देखो हम लोग इसी के आगे और डिस्कस करते हैं। तो इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो n की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होती है, तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 1s होता है। जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है? 0 और 1 होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? 2s होता है और 2p होता है। आज समझ आ रही है आपको? अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। मतलब l की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है और 2 होती है। जब n की वैल्यू 4 लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। मतलब l की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो आपने यहाँ से एक ऑब्जर्व किया एक बात कि n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा l से ज़्यादा होती है। अगर n 4 है तो n हमेशा देखो 4 से कम आएगा। कोई भी वैल्यू 4 से कम ज़्यादा नहीं है। अगर n की वैल्यू 3 तो देखो ये हमेशा 3 से कम आ रहा है। आई बात समझ में? यानी 3 के बराबर भी नहीं आ रहा। तो n हमेशा क्या होता है? l से ज़्यादा होता है। और जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l के बीच में होती है। तो मैं यहाँ से देखो बोल रहा हूँ कि जो m की वैल्यू होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ जो m की वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो -l से +l के बीच में। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी m या तो l के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। कभी l से ज़्यादा m नहीं हो सकता क्योंकि वो -l से +l वैरी करेगा। क्लियर है? और जो s की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +-1/2। तो देखो बच्चों लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। समझो ध्यान से। क्लियर है? तो इसको नोट करो जल्दी से, मैं रफ करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नोट करिए आप। तो बच्चों जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखो। तो एनर्जी का ऑर्डर जैसा कि हम लोगों को पता है क्या होता है? n+l को एनर्जी बोलते हैं। तो जो n+l का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही एनर्जी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो n+l की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 + 0 4 आ रही है। यहाँ पर n+l कितना आ रहा है? 3 + 2 5 आ रहा है। यहाँ पर n+l कितना आ रहा है? 3 + 1 4 आ रहा है। यहाँ पर n+l कितना आ रहा है? 3 + 0 3 आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले की एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? फिर क्या होगा? इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इनकी वैल्यू 4 है। जब n+l की वैल्यू सेम होती है तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले की एनर्जी सेकंड नंबर पे हो गई। फिर इससे कम कौन होगा? इससे कम होगा थर्ड वाला। क्लियर है? उसके लास्ट में क्या होगा? 4 वाला। तो यहाँ पर देखो वैल्यू n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा आएगी। क्लियर है? और जहाँ पर n+l सेम है ध्यान रखना, तो n की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है उस पर देखो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि लिख रहा है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर्स n,l, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने उसके ऊपर देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा था इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, इसका मतलब ये फोर्थ शेल है। और l0 मतलब क्या होता है? s, यानी यहाँ पे 4s की बात हो रही है। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 है, यानी थर्ड शेल है। और 2 मतलब क्या हो गया? 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब d, यानी 3d की बात हो रही है यहाँ पर। n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, मतलब थर्ड शेल में p की बात हो रही है, यानी 3p की बात कर रहा है वो। अगर आपको n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, मतलब ये 4p की बात हो रही है।
क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, क्लियर है? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो n और l की वैल्यू पता है तो हम लोग सबशेल तक पहुँच जाएंगे, क्लियर है? और देखो इसी को आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी हमने लिखा था कि n की वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होती है, इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू m होता है, और s की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होती है, क्लियर है? अब इससे देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सेकंड लिखा हुआ है 4f सबशेल की बात कर रहा है, तो 4f मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी l की वैल्यू, तो यहाँ पर l की वैल्यू आएगी 0, s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो ये हो गया। तो m की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, ये देखो दिया हुआ है, और यहाँ पर भी, तो ये देखो गलत हो जाएगा। कभी भी n l से ज़्यादा, n की वैल्यू हमेशा l से ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे देखो बराबर दी हुई है, मतलब गलत लिखा हुआ है, क्लियर है? और यहाँ पर n4, देखो यहाँ पर 2 मैच हो गया हम लोगों का आंसर। अब बोला m की वैल्यू क्या होगी, कभी भी m की वैल्यू l से ज़्यादा नहीं हो सकती, m की वैल्यू माइनस l से प्लस l होती है, यानी -3 से +3 के बीच में होगी, और ये ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से +3 के बीच में होगी, यानी -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2, क्लियर है? अरे बस समझ में? तो देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और s की वैल्यू क्या होगी, s की 2 वैल्यू होगी, 2 वैल्यू कोई भी हो सकती है, +1/2 भी, -1/2 भी, तो यहाँ पे देखो +1/2 दिया हुआ है। अरे बस समझ में? तो यहाँ गलत क्यों है, इसकी वजह से। यहाँ पर n3 दिया इसलिए गलत है, यहाँ पर nl बराबर दिया इसलिए गलत है, क्लियर है? नेक्स्ट बोला था करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। तो रुबिडियम का एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 37, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 5s1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 दिख रही है आपको, s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो n और l की वैल्यू पता चल गई। और n की वैल्यू क्या होगी, -l से +l होती है, जब l 0 है तो m भी कितना होगा, 0 होगा, और s की वैल्यू कितनी होगी, ±1/2 में कोई भी एक होगी। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, 50, 50 ये भी दिया, 50 ये भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, देखो पहली बात तो यहाँ 1 दिया इसलिए गलत है, यहाँ 1 दिया इसलिए गलत है, क्लियर है? और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 दिया इसलिए गलत है। ये अगर l 0 है तो m हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो उन्होंने क्वेश्चन देखो डिस्कस कर लिया। तो बच्चों मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। और बच्चों देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको मान लो n की वैल्यू 4 दी है, इसका मतलब ये 4th शेल की बात कर रहा है आपसे, क्लियर है? अगर यहाँ पर n की वैल्यू 4 दी है और l की वैल्यू 2 दी है, इसका मतलब ये 4d की बात कर रहा है, यानी आपको शेल भी पता है और सब शेल भी पता है। अगर आपको 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, n भी पता है, l भी पता है, और m -2 से +2 के बीच में ही लेना पड़ेगा आपको, तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है? या फिर चलो मैंने इसको कितना ले लिया, -2 ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, बट -2 से +2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब आप ऑर्बिटल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 हो गया, d हो गया। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगी। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? यानी -2 बोल रहा मतलब ये किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, यानी अगर आपको ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए, n, l एंड m की वैल्यू, क्लियर है? अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो 4 वैल्यू चाहिए, मतलब आपको n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, l की वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, कुछ भी मान लो, मैंने 3 मान लिया, m की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होगी तो मैं -3 मान लिया, और s की वैल्यू या तो +1/2 या तो -1/2, क्लियर है? यानी ये बात कर रहा 4f की बात कर रहा है, और m की वैल्यू क्या होगी, देखो f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है? और मान लो 7 ऑर्बिटल्स कैसे हैं, मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप है, तो उसने n दे दिया मतलब मुझे 4th शेल पता है, l दे दिया मतलब मुझे f की वैल्यू पता है, m दे दिया मतलब ये किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ऑर्बिटल तक पहुंच गए,
और चौथी वैल्यू पता चल गई, मतलब इलेक्ट्रॉन पता चल गया, यानी ये वो या तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ये वाला हो चाहे ये वाला हो, क्योंकि +1/2 कोई फिक्स नहीं होता, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, और इसका मतलब भी फिक्स नहीं होता, इसको तुम क्लॉकवाइज ही मान सकते हो, इसको भी क्लॉकवाइज मान सकते हो। तो कोई एक क्लॉकवाइज मानोगे तो दूसरा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो अगर ऑर्बिटल्स तक पहुंचना है तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए होगी। क्लियर है? तो अब जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पाउलिस प्रिंसिपल, हर्ट्ज प्रिंसिपल, अबाव रूल। ठीक है ना? तो देखो पाउलिस प्रिंसिपल क्या होता है। तो पाउलिस ने ये बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि पाउलिस ने ये बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों अगर सेम स्पिन के नहीं बढ़ सकते हो, अगर दोनों आपने ऐसे फिलअप कर दिया तो भी गलत है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है? अब देखो हर्ट्ज रूल क्या होगा। इन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐसे फिलअप कर दिया, ध्यान से देखो, तो ये गलत होगा। इलेक्ट्रॉन आपको कैसे फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन को 1/1 फिलअप करना है। आ रही बात समझ में? क्यों फिलअप करना है? क्योंकि ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, और नेचर में ज़्यादा स्टेबल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये वाला कन्फिग्रेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इन्होंने हर्ट्ज ने बोला कि इलेक्ट्रॉन 1/1 करके आप क्या करोगे, फिलअप करोगे। क्लियर है? अबाव रूल क्या था, अबाव ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी तुम फिलअप करोगे वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, और यहाँ पर एनर्जी मतलब क्या है, n+L की वैल्यू, और ये क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्या बच्चों आ रही बात समझ में? तो इसी 3 का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने वाले हैं। देखो तो मैं रफ करूँ इसको, तो मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। तो इन्हीं तीनों का यूज़ करके हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो देखो पहले क्या होता है, 1s होता है। आपने कैसे याद किया है, देखो 2 सेकेंड में 2s होता है और 2p होता है। थर्ड शेल में क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा। फोर्थ शेल में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा एंड 4f होगा। क्लियर है? तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हो, देखो पहले आप क्या लिखते हो, 1s लिखते हो। मैं डायरेक्ट देखो बताता हूँ पहले, फिर बताता हूँ कैसे क्यों लिखा हम लोगों ने। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले 1s लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऐसे आपने याद किया होगा 2s करते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, 2p लिखते हैं, फिर 3s लिखते हैं, देन क्या लिखते हैं हम लोग, देन 3p लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 4s लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3d लिखते हैं, ध्यान से देखो 3d लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, 4p लिखते हैं, फिर 5s लिखते हैं। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो देखो बच्चों यहाँ पर 3d देखो बाद में आ रहा, 4s पहले आ रहा, यानी ये जो कन्फिग्रेशन लिखा है हम लोगों ने, ये तो याद करने का तरीका था। ये कैसे लिखा है, ये अबाव रूल, हर्ट्ज रूल और पाउलिस प्रिंसिपल को मिला के लिखा है। कैसे देखो, यहाँ पर अगर n की वैल्यू की बात करो, यहाँ पहली शेल की बात हो रही है, ये दूसरी शेल है, ये 2 लिखा है, n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखो 5 है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? अगर मैं l की वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पे l कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर s के लिए भी l 0 होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए l कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप n+L ऐड करो, यहाँ पे कितना आएगा, n+L की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है। इसका मतलब देखो n+L इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, n+L के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और n+L यहाँ पर क्या है, एनर्जी है। समझ पा रहे हो आप लोग बात? तो इलेक्ट्रॉन हम लोग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। ठीक है? फिर अगर तुम बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 3 लिखोगे
तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ देखो n प्लस एल देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और एक बात, जब भी n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, यहाँ पर देखो n प्लस एल सेम है, यहाँ पर n प्लस एल सेम है, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या होती है, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। कब, जब n प्लस एल इक्वल टू क्या आएगा, सेम आएगा। समझो इस बात को। तो पहले मैंने सबका n लिख दिया, पहले l लिख दिया। देखो n प्लस एल देखो 1 2 3 4 5 देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, कभी कभी सेम भी आ जाएगा। तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर है। यहाँ पर देखो 4 4 क्या है, सेम है, तो इसमें n की वैल्यू कम है, इसमें n की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो इन तीनों रूल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखो अबाउट के रूल से 3D बाद में आएगा क्योंकि 3D की एनर्जी ज़्यादा है, और 4s पहले आएगा क्योंकि 4s की एनर्जी कम है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो ये तीनों रूल्स देखते हैं। बट जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपको 4s 3D में डालना पड़ेगा, तो किस में पहले डालोगे, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप होगा, उसके बाद 3D में। क्लियर है। बट जब इलेक्ट्रॉन के निकालने की बारी आएगी तो डिस्टेंस देख के निकालते हैं। तो जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। तो 3D और 4s में कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो नोट करो। तो इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, बट जब निकालते हैं तो डिस्टेंस देखते हैं, एनर्जी का ऑर्डर नहीं देखते हैं। क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर अगर आप देखोगे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और अगर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने पर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्लियर है। आपसे यहां पे ये भी पूछा जाएगा कि बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है √n+2 तो Br मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कैपिटल N मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो और उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। Bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। क्लियर है। और बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो। तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h/2π√L+1 क्या होता है, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो। तो देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, h/2π होगा, स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पर बस सिंपल s+1 कर दोगे। s मतलब टोटल स्पिन की बात हो रही है। क्लियर है। एक आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा जाएगा, याद रखना स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 कर देना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, और आपको वीडियो कैसा लगा कि आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे ये वाली सीरीज़, ठीक है ना। तो आप नोट करिए इसको।